तक कि अपन कंपनसेटिंग की वाइंडिंग के बारे में बात कर चुके थे, ठीक है। और लास्ट में मैंने बताया था कि इंटरपोल बनाने के कारण स्पार्किंग कितने प्रतिशत कम हो जाती है, तो ध्यान रखना बेटा, लगभग आपके 25 से 30% स्पार्किंग कम हो जाती है, ठीक है, यानी कि दक्षता इतनी बढ़ जाती है। तो एक बार वापस लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं वापस लिख देता हूँ बेटा, ये लीजिए। इंटरपोल के कारण मशीन की दक्षता, और ये इंटरपोल हमेशा क्या है, बड़ी मशीनों के लिए लेते हैं बेटा, ना। मशीन की दक्षता लगभग, ये विकल्प में देख लेना बेटा, है ना, 25 से 30% तक बढ़ जाती है। और एक पॉइंट और ध्यान रखना बेटा, और इसी इंटरपोल से आपकी स्पार्किंग भी कम होती है, तथा स्पार्किंग भी कम हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे समानांतर क्रम प्रचालन क्या होता है। वैसे तो बेटा आपकी आईटीआई और डिप्लोमा जैसी परीक्षाओं में इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर प्रकाश डालेंगे जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि समानांतर क्रम प्रचालन की जरूरत क्या पड़ी। समानांतर यानी कि पैरेलल, ठीक है। जैसे मान लो भारत में क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट अभी, तो उसके पैरेलल में एक विपक्ष होना जरूरी है कि नहीं, वो क्या है, वो है कांग्रेस, ठीक है। तो ये क्या है, दो पैरेलल विचारधारा है, ताकि क्या हो कि इसके अंदर अच्छे से सरकार चलाई जा सके। तो ठीक उसी प्रकार से यदि आप जनित्र में कहीं पावर डेवलप कर रहे हो और आपको ज्यादा पावर की जरूरत होगी, तो बेटा उसके साथ साथ आप क्या करते हैं, पैरेलल व्यवस्था रखते हैं, इसे कहते हैं समानांतर क्रम प्रचालन, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से वहां पर भी दक्षता बढ़ती है, कहां पर, केंद्र सरकार में। और उसी तरह अगर आपको मशीनों के अंदर भी अगर पैरेलल मशीनें लगा दे तो इनकी भी दक्षता बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो कि मान लो एक सरकार गिर गई तो दूसरी है, उसी प्रकार मशीनों में भी अगर एक जनित्र खराब हो जाए तो दूसरा उसको सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है। तो चलिए आज जानते हैं डीसी जनित्र में समानांतर क्रम प्रचालन। लो बेटा, डीसी जनित्र में समानांतर क्रम प्रचालन, डीसी जनित्र में समानांतर प्रचालन क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है बेटा, इसकी जरूरत क्यों होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ेगी तो घर भी बढ़ेंगे, और घर बढ़ेगी तो शक्ति की डिमांड बढ़ती है। तो बेटा समानांतर प्रचालन की जरूरत क्यों है, डिमांड को पूर्ति करने के लिए। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है जैसे जैसे डिमांड जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, जनित्रों को अधिक शक्ति उत्पादन की आवश्यकता होती है, उत्पादन की आवश्यकता होती है। अतः उन्हें अधिक पावर के लिए या अधिक क्षमता के लिए समांतर जोड़ना पड़ता है। अधिक क्षमता के लिए समांतर जोड़ना पड़ता है। अब बेटा आप में से किसी को एक डाउट होगा कि सर समांतर में ही जोड़ेंगे, अभी बताता हूं। जोड़ना पड़ता है समांतर में, क्यों सर श्रेणी में क्यों नहीं जोड़ा। अरे बेटा श्रेणी में वोल्टता बढ़ती है, आपको पता है ना, किसी चीज को समांतर भेजते हैं तो अलग अलग धारा बढ़ती है ना। तो अपने को अल्टीमेटली पावर को बढ़ाना है, और पावर बढ़ेगी तब जब उनको समानांतर में आप जोड़ोगे। और इसके अलावा अगर एक जनरेटर मेरा खराब भी हो जाएगा तो अन्य काम करते रहेंगे, इसलिए बेटा पावर को लगाया जाता है, यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। बहुत सही। अब समानांतर जनरेटर में क्या होता है बेटा, लोड क्या होता है, कम ज्यादा किया जा सकता है और शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। कि मान लो कहीं पे 200 मेगावाट की जरूरत है तो आप उधर कम कर सकते हो, कहीं 500 है तो ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो समानांतर जनित्र द्वारा लोड को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो बेटा और क्या फायदा है, समानांतर क्रम द्वारा लोड को कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। समानांतर क्रम द्वारा लोड को क्या किया जा सकता है बेटा, कम या ज्यादा किया जा सकता है। इससे क्या होगी, लोड क्षमता में वृद्धि होगी, यानी कि लोड को फीड करने में वृद्धि होगी। और इससे क्या होगी, इससे सिस्टम दक्षता में क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। सिस्टम दक्षता में वृद्धि होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये कैसे कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल बताते हैं। मान लो बेटा ये आपकी क्या है, एक बस बार है। अच्छा, ये बस बार क्या होती है, बेटा, बस बार क्या होती है, शक्ति आपूर्ति करने की एक माध्यम होता है। तो लिखो बेटा, बस बार क्या है,
धारा आपूर्ति का माध्यम, धारा प्राप्ति माध्यम, धारा को प्राप्त करने का माध्यम, धारा प्राप्ति माध्यम होता है। यानी कि एक धारा का माध्यम होता है जिसके अंदर से आप धारा ले सकते हो और दे सकते हो। ठीक है बेटा, यहां पर मैंने क्या किया, एक जनरेटर को लगा दिया, ये जनरेटर G1, यहां पर मैंने दूसरे जनरेटर को लगा दिया, ये है मेरा G2, यहां पर मैंने क्या किया साथियों, तीसरे जनरेटर को लगा दिया, ये G3। इस तरह अपन आवश्यकता के अनुसार n जनरेटर को लगा सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी क्रिया में क्या हुआ बेटा, मेरा एक G1 खराब हो गया, ठीक है, तो मेरा ये चलेगा और ये चलेगा। ठीक है, समझ गए। अब मान लो मुझे और जनित्र जोड़ने हैं, तो बेटा मैं इसको और ज्यादा आगे बढ़ाकर और ज्यादा जनित्र को भी जोड़ सकता हूं। तो बेटा ये क्या थी, ये मेरी सुविधा थी कि मैं इससे ज्यादा के ज्यादा जनित्र को आगे से आगे जोड़ सकता हूं। ठीक है, बहुत सही। इससे क्या होता है सर, इसका फायदा क्या है, तो देखो यही इसका फायदा है कि यदि जनित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो उसे जरूरत पड़ने पर आसानी से, जनित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसे जरूरत पड़ने पर आसानी से ज्यादा या कम किया जा सकता है, ज्यादा या कम किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो कि मान लो ये खराब हो गया तो इसको बंद कर दो यहाँ से, अगर मान लो और जोड़ना है तो और जोड़ दो। ठीक है, अगर मैं यही श्रेणी में कर दूं ना बेटा, तो देखो श्रेणी में अगर मैंने लगा दिए तो अगर एक खराब होगा ना तो बेटा पूरी लाइन रुक जाएगी, है ना, वो मैं नहीं चाहता, इसलिए श्रेणी में नहीं लगाते। ठीक है, श्रेणी में नहीं लगाते। तो आओ जान देते हैं बेटा कौन कौन से जनित्र को जब चलाया जाता है। तो बेटा मुख्यतः अपन इस समांतर क्रम में दो प्रकार के संयोजन रखते हैं, एक होता है शंट और एक होता है कंपाउंड। आओ जानते हैं बेटा, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं बेटा क्रम। तो लिखो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, समांतर क्रम प्रचालन जो होता है ना बेटा, क्रम प्रचालन, आपको बेटा सिर्फ नाम पूछेगा तो हमेशा नाम ही ध्यान रखना। तो पहला कौन सा है, पहला है बेटा शंट जनित्र के लिए, पहला क्या है, शंट जनित्र समानांतर क्रम प्रचलन। अच्छा सर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात है क्या, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अब बताते हैं। ये क्या है बेटा, शंट जनित्र समानांतर क्रम प्रचलन, है ना बेटा। शंट जनित्र को आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट फ्लक्स जनित्र, है ना। तो लिखो बेटा शंट जनित्र को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट फ्लक्स, है ना। क्यों, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना, इसे कांस्टेंट फ्लक्स, क्योंकि इसमें फ्लक्स का मान परिवर्तित नहीं होता है। देखो बेटा आराम से, ये मेरा शंट जनित्र है और मैंने यही तो पढ़ाया था, ये आपके फील्ड है। तो जो भी मेरा जनरेट होगा ना बेटा ईजी, वो पूरा के पूरा बेटा हमेशा यहाँ लगेगा और इस फ्लक्स के मान में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो बेटा इसको कहते हैं कांस्टेंट फ्लक्स जनित्र। ठीक है, तो शंट फ्लक्स सदैव, शंट जनित्र का फ्लक्स सदैव इसके मान को चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो ध्यान रखना बेटा शंट जनित्र में, शंट जनित्र को क्या कहते हैं बेटा, स्थिर फ्लक्स जनित्र कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है, स्थिर फ्लक्स जनित्र कहा जाता है। शंट को क्या बोला जाता है बेटा, स्थिर फ्लक्स जनित्र कहा जाता है। अब स्थिर फ्लक्स का मतलब क्या है, अगर मेरे फ्लक्स का मान स्थिर है तो बेटा आप ये सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो ई होता है वो समानुपाती क्या होता है बेटा, फाई होता है कि नहीं, बिल्कुल सर ई समानुपाती फाई होता है। अब देखो बेटा ये तो आप वैसे ही बाहर से दोगे, तो बेटा आपका अगर ये स्थिर है तो मेरा ई भी क्या होता है, स्थिर। अतः इसका प्रयोग कहाँ होता है, अतः इसका प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है, ऐसी जगह पर किया जाता है, पर होता है जहां बेटा स्थिर विद्युत वाहक बल की जरूरत होती है, क्योंकि ये स्थिर तो ये भी स्थिर, जहां स्थिर ईएमएफ की आवश्यकता होती है, ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है बेटा, अब इसके डायग्राम वगैरह को आज तक नहीं पूछा है बेटा और ना आपको पूछेगा, आपसे ये ध्यान रखो, ये पॉइंट ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा है बेटा आपके लिए पूछेगा कंपाउंड जनित्र का समांतर क्रम प्रचलन। तो दूसरा क्या है बेटा, बी, कंपाउंड जनित्र का समानांतर क्रम प्रचलन। बी लिखो, कंपाउंड जनित्र का समांतर क्रम प्रचलन, कंपाउंड जनित्र का समानांतर क्रम प्रचालन। तो जैसे आपके पास होता है ना शंट जनित्र, उसमें क्या होता है बेटा कांस्टेंट फ्लक्स, और कंपाउंड जनित्र का क्यों करते हैं बेटा, इसके अंदर कुछ चीजें ध्यान में रखना। मुझे बताओ
ऐसी जगह पर बेटा कंपाउंड जनित्र का प्रयोग किया जाता है जहां मुझे क्या चाहिए, ईएमएफ भी ज्यादा चाहिए और गति भी मेरी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा विश्वसनीयता के लिए इस प्रकार के जनित्र यूज करते हैं। ठीक है, विश्वसनीयता यानी कि जिसकी ड्यूटी बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो लिखो बेटा अत्यधिक 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 विश्वसनीयता के लिए, विश्वसनीयता विश्वसनीयता यानी कि रिलायबल, है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, रिलायबल। अत्यधिक विश्वसनीयता के लिए इस प्रकार के जनित्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के जनित्र का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है जहां बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी की जरूरत होती है। बेटा एक अक्सर आप क्वेश्चन देखते होंगे कि इक्विलाइजर रिंग की जरूरत किसमें होती है, तो बेटा वो यही जनित्र है जिसमें किसकी जरूरत होती है, इक्विलाइजर रिंग की जरूरत होती है। तो बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पूछेगा कि कंपाउंड जनित्र में इक्विलाइजर की जरूरत होती है क्या, तो बिल्कुल होती है। तो बेटा क्या लिखोगे, इक्विलाइजर को इसमें जरूरत होती है, यानी कि इस विधि में इक्विलाइजर रिंग की जरूरत होती है। इस विधि में, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बेटा, इस विधि में जरूरत होती है, तो इसी में, इस यानी कि कंपाउंड जनित्र के समानांतर क्रम प्रचालन में, यानी कि इस विधि में इक्विलाइजर अभी बताते हैं बेटा क्या होता है। इक्विलाइजर रिंग की जरूरत होती है। बहुत सही। अब मुझे बताओ ये इक्विलाइजर रिंग बना किससे है, तो बेटा इक्विलाइजर का मतलब क्या है, जहां ये जो शब्द है ना बेटा इक्विलाइजर, जहां इक्विलाइजर का अर्थ क्या होता है बेटा, समान होना, समान करना। क्या समान करना बेटा, आपके जो ईएमएफ डेवलप हुई ना उसके मान को समान करना। किसे, विद्युत वाहक बल को। ठीक है, वो समान करना। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलाइजर रिंग का मतलब क्या होता है, जो धारा समता बराबर होगी तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही। अब बेटा क्वेश्चन आता है, इसको आप जोड़ते कहां हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा ध्यान रखना, इक्विलाइजर रिंग को कहां जोड़ते हैं, इंटरपोल और सीरीज वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है। तो इक्विलाइजर ब्रार को कहां जोड़ा जाएगा बेटा, इंटरपोल तथा सीरीज वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना बेटा। कंपाउंड जनित्र समानांतर क्रम प्रचालन में इक्विलाइजर रिंग को, इसकी जगह बेटा रिंग की जगह बार भी लिखा जा सकता है। बार को कहां जोड़ा जाता है बेटा, बार को इंटरपोल पढ़ाया था ना मैंने, बिल्कुल, तो इंटरपोल तथा सीरीज वाइंडिंग से जोड़ा जाता है। इंटरपोल तथा सीरीज वाइंडिंग से जोड़ा जाता है, सीरीज वाइंडिंग से जोड़ा जाता है। बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है बेटा कि बताओ इक्विलाइजर रिंग को कहां जोड़ोगे, तो बेटा इंटरपोल और सीरीज वाइंडिंग में जोड़ोगे। ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि समानांतर प्रचालन में क्या होता है बेटा, दो प्रकार के होते हैं। एक तो शंट वाला, जहां मुझे लगातार कांस्टेंट फ्लक्स की जरूरत हो, कांस्टेंट विद्युत वाहक बल की जरूरत हो। एक क्या है, जहां मुझे बहुत ज्यादा रिलायबल चीजों की जरूरत होती ना, तो बेटा मैं कंपाउंड यूज करता हूं। और कंपाउंड में मुझे विश्वसनीय मान मिले वोल्टेज का, उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, इक्विलाइजर रिंग या बार। बेटा इसको कहां जोड़ूंगा, तो इसे इंटरपोल में जोड़ूंगा और सीरीज वाइंडिंग में जोड़ूंगा। ठीक है, समझ गए, बहुत सही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेना बेटा, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए एक बार इसको देख लो अच्छे से। चलिए अब बेटा यहां तक आपने पूरे जनित्र को अच्छे से जान लिया, जनित्र की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, जनित्र के लिए क्या क्या चीजें होती है। अब बेटा अपन जानते हैं क्या चीज आपके आईटीआई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है बेटा, इसके हानियां क्या क्या है। तो लिखेंगे बेटा जनित्र की हानियां, है ना, क्षतियां, लॉसेस। आओ बेटा अगला है हानियां, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्षतियां। क्षतियां क्या होती है बेटा, लॉसेस। क्षतियां यानी कि लॉसेस। ठीक है, चलो लॉसेस। आओ, आपको नाम से नहीं पता बेटा, इसको क्यों पढ़ते हो, क्योंकि बेटा आप लॉसेस को ज्ञात कर लोगे ना, लॉसेस को कम करोगे तो दक्षता बढ़ जाएगी, है ना। भाई आप बुरे इंसान हो, आप जितने अच्छे इंसान होंगे ना उतनी आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। उतने ही बेटा क्या होता है, जैसे ही लॉसेस कम होते हैं तो दक्षता बढ़ जाती है। ठीक है, आओ जानते हैं। देखो आप जानते हो जनित्र एक परिवर्तक ही तो है, यहाँ से मैकेनिकल ऊर्जा ली और इलेक्ट्रिकल ऊर्जा दे दी, है ना। तो इस परिवर्तन में बेटा उसमें कुछ ना कुछ हानियां हो जाती है, जैसे कि इस परिवर्तन में कुछ ना कुछ ऊष्मीय हानियां होती है, जैसे कि बेरिंग का गर्म हो जाना, है ना, जैसे कि वो जो आपका रोटर घूमता है तो घर्षण हानियां, है ना, और जैसे कि विद्युतिक हानियां।
तो बेटा ये क्या है, हानियां ही है। तो परिवर्तन के दौरान यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के दौरान लिखो बेटा क्या होती है बेटा, परिवर्तन की प्रक्रिया, परिवर्तन प्रक्रिया। अब आप में से कोई क्या होगा सर कौन सी प्रक्रिया, तो बताता हूं बेटा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ओहो, परिवर्तन की प्रक्रिया यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से, तो यही काम होता है जनित्र का, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, यानी कि परिवर्तन की प्रक्रिया में, की प्रक्रिया में, परिवर्तन की प्रक्रिया कौन सी, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, के दौरान, परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान, के दौरान, दौरान क्या होता है बेटा, उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है बेटा, कुछ ना कुछ ऊष्मीय या वैद्युतिक ऊर्जा की ऊष्मीय खपत होती है। तो दौरान उसमें कुछ वैद्युतिक ऊर्जा, वैद्युतिक ऊर्जा यानी कि जो आप सप्लाई दे रहे हो ना बेटा, वो वैद्युतिक ऊर्जा, ठीक है, की ऊष्मीय खपत होती है, ऊष्मीय खपत होती है, खपत होती है, उसे क्या बोलते हो बेटा, उसे ही बोला जाता है क्षतियां या लॉसेस, है ना, सतिया या लॉसेस कहा जाता है, सतिया कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर ये आपकी एक मशीन है, ठीक है, ये आपकी मशीन है, यहाँ पर आपने क्या दिया बेटा, कौन सी दी, यांत्रिक ऊर्जा दी, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि टरबाइन को घुमाया और इस यांत्रिक ऊर्जा से इस मशीन के द्वारा क्या बन गया बेटा, वैद्युतिक ऊर्जा बन गई, क्या बन गई, वैद्युतिक ऊर्जा, ठीक है। अब जो ये वैद्युतिक ऊर्जा बनी है ना बेटा, इसके अंदर से क्या हो जाती है, कुछ खपत हो जाती है, कुछ हानियां हो जाती है, क्षतियां आ जाती है, ठीक है, और इसके बाद जो बचा हुआ है ना बेटा, वो आउटपुट में मुझे मिलता है, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि ये जो क्षतियां है ना बेटा, इसकी स्टडी करेंगे हम, ठीक है, यानी कि इस परिवर्तन के दौरान कुछ विद्युतिक ऊर्जा की कुछ क्षतियां होती है, किस रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा में, किसमें बेटा, ऊष्मीय ऊर्जा में। अब आप कहोगे जैसे ऊष्मीय ऊर्जा मतलब जैसे कि रोटर के घूमने से, के घूमने से क्या होता है बेटा, आपकी जो रोटर के घूमने से होती है ना, जैसे कि गर्म हो जाना, गर्म होने से, है ना, गर्म इत्यादि होने से बेटा उसमें जो हानियां होती है ना, उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ऊष्मीय खपत होती है ना, ये इसी को क्या बोला जाता है बेटा, हानि। तो लिखो अगला, परिवर्तन के दौरान होने वाली ऊष्मीय खपत, ऊष्मीय खपत यानी कि ऊष्मा के रूप में होने वाली खपत, ऊष्मीय खपत को बेटा क्या बोला जाता है, हानि बोला जाता है या क्षतियां कहा जाता है, कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है बेटा ये जो खपत है वो कितने प्रकार की होती है, तो बेटा यह खपत मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तो लिखो यह खपत, यह खपत, खपत यानी कि कंजम्पशन, यह खपत मुख्यतः, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी होती है? चलिए बेटा एक-एक करके इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली होती है बेटा, आपको पता है किससे होती है हर चीज़? भई आपकी कोर है। इस कोर के अंदर भी तो वाइंडिंग ही की हुई है ना? तो बेटा ये वाइंडिंग किसकी है? यही कॉपर की बनी होती है कि नहीं? होती है। तो बेटा इससे पहली हानि क्या होती है? ताम्र हानि। कौन-सी होती है? ताम्र हानि। जो किसमें होगी? तांबे में, है ना? ये वाइंडिंग की हुई है ना बेटा? उसी की हानि, ठीक है? चलो बहुत अच्छे। उसके अलावा दूसरी कौन-सी हो सकती है? देखो आराम से। भाई ये लोहे की कोर बनी हुई है, इस कोर के ऊपर ही तो वाइंडिंग है, तो ये क्या बनी है बेटा, कोर। इसको कहते हैं कोर, क्या बोलते हैं, कोर। और ये कोर किसकी बनी होती है सामान्यतः? लोहे की। तो बेटा इस हानियों को क्या बोलते हैं? लोह हानियां। सर ये भी ऊष्मीय होती है, बिल्कुल होती है लोह हानियां, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है, सोच के बताओ, तीसरा कौन सा होता है? देखो मेरी बात सुनो, ये दो पोल होते हैं और पोल के बीच में क्या गति करता है? आर्मेचर। तो बेटा आर्मेचर घूमेगा तो ये क्या करेगा, इस हवा को काटेगा, इस हवा को काटेगा, इसको काटेगा, इसको काटेगा। तो बेटा इससे जो काटने से जो हानि होती है ना बेटा, उसको कहते हैं, क्योंकि ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, और घूमने को क्या बोलता है बेटा? यांत्रिक। क्या बोलते हैं? यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल। तो बेटा एक होती है यांत्रिक हानियां, यांत्रिक हानियां, ठीक है, यांत्रिक हानियां। आओ अब एक एक करके इन हानियों के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है बेटा? ताम्र क्षति, यानी कि ताम्र हानि कौन कौन सी होती है, लिखो। पहला क्या है? ताम्र क्षति या ताम्र हानि, कोई बात नहीं। अब बताओ, ताम्र क्षति यानी कि तांबे की हानि, ठीक है। अब जो बताओ, ये तांबा कहाँ पर होगा? जहाँ पर विद्युत धारा बहेगी, है ना, और वही चालक होगा, ठीक है। अब आपके घरों के अंदर तारों से ऊर्जा आ रही है, तो बेटा उसके अंदर कब हो रही है, वो गर्म कब हो रहा है? जब उसके अंदर से धारा प्रवाह कर रहे हो, यानी कि बेटा इसी ताम्र ऊर्जा को क्या बोला जाता है? विद्युत हानि बोला जाता है। तो बेटा ध्यान रखना, इस प्रकार की हानि को, इस प्रकार की हानि को
हानि को क्या बोला जाता है बेटा? वैद्युतिक हानि भी कहा जाता है। वैद्युतिक हानि भी कहा जाता है। यानी कि आपको पूछेगा कि निम्न में से वैद्युतिक हानि कौन सी है, तो उठा के मार देना बेटा, ताम्र हानि को कहा जाता है। अब बताओ ये कितने प्रकार की होती है? जल्दी से बताओ कितने प्रकार की? तो ब्रश के ऊपर होता है, सरवाइंडिंग के ऊपर होता है, सीरीज पे होता है, ऐसे करके कुल 5 प्रकार की होती है। तो लिखना है यह यह मुख्यतः मुख्यतः कितने प्रकार की होती है बेटा? 5 प्रकार की होती है। अच्छा सर, बिल्कुल 5 प्रकार की होती है। अब जो इंपॉर्टेंट है ना बेटा, मैं वो लिखूंगा, ठीक है? समझ गए? अच्छा, बहुत अच्छे। कौन कौन सी होती है? तो पहला होती है बेटा आपका, ताम्र हानियों में पहली होती है। सबसे पहले तो देखो, ये आपकी मोटर है और बीच में क्या घूमता है बेटा? आर्मेचर। और इस आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग होती है कि नहीं, जहां ईएमएफ आता है। तो बेटा पहली कौन सी हो जाएगी? आर्मेचर हानि। आर्मेचर हानि, बहुत अच्छे। आर्मेचर क्षति, अच्छा बहुत अच्छे। पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि मुझे बताओ पूरे मशीन में जितनी भी हानि है उसका आर्मेचर का परसेंटेज कितना है? तो ध्यान रखना बेटा, आर्मेचर का सबसे ज्यादा लॉस होता है। कितना होता है? कि लगभग आपके 25 से 30% तो इसी का होता है ना? तो ध्यान रखना, यह हानि कुल हानियों की, कुल हानियों की बेटा एग्जैक्ट डेटा तो यही है, 30 से 35% तक होती है। 30 से 35% तक होती है, ठीक है? अब आपको एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन में 25 से 30 दे तो भी लगा देना, ठीक है? हाँ, चलिए बहुत अच्छा। अब इसका मान क्या होता है? इसका मान तो देखो यहाँ लिखो बेटा, इसका मान क्या होता है? अब मुझे बताओ, इसकी शक्ति शक्ति क्या होती है बेटा? पावर में होगी, है ना? पावर में होगी। तो बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? भाई कोई भी शक्ति होगी वो पावर होगी और उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। मुझे बताओ इसमें आई कौन सा होगा? जो आर्मेचर के अंदर करंट होगी, है ना? यानी कि आई ए, ओके। और प्रतिरोध किसका होगा? इस आर्मेचर का ही होगा। तो यानी कि बेटा ये क्या हो गई? इसकी शक्ति का मान हो गया। कितना हो जाएगा बेटा? इसकी शक्ति का मान हो जाएगा आई ए स्क्वायर, यानी कि आर्मेचर के करंट स्क्वायर इंटू आर ए वाट। समझ गए? समझ गए सर। क्यों? क्योंकि सर पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है? यहां से मैंने ये लिखा है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ये तो क्या है बेटा? जो आर्मेचर में। अच्छा, तो दूसरी अब क्या हो जाएगी बेटा? दूसरी हो जाएगी, आपको पता है मशीन जब बनती है तो इसके अंदर आप फील्ड लगाते हो, जैसे ये फील्ड है ना? तो बेटा ये फील्ड बनती कहां से है? तो ये फील्ड भी तो बेटा कॉपर से बनती है ना? तो अगली क्या है बेटा? शंट फील्ड वाइंडिंग। तो दूसरी क्या है? शंट फील्ड वाइंडिंग। ये लो, दूसरी हानियों को कहा जाता है साथियों शंट फील्ड हानियां। भाई जहां पर भी फील्ड का नाम आएगा वो क्या है? कॉपर की तो होगी ज्यादातर, ठीक है? अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ये कुल हानियों का कितना प्रतिशत है? तो बेटा इसका प्रतिशत होता है 20 से 25%। तो लिखना यह कुल हानियों का क्या होता है बेटा? 20 से 25% होता है। 20 से 25% तक होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि बेटा इसका क्या होता है? शंट का प्रतिरोध भी ज्यादा होता है। ठीक, समझ गए? अच्छा, इसका मान क्या है? तो बेटा इसका मान ध्यान रखो भाई, शंट फील्ड बनाओ पहले। ये बना दिया मैंने शंट फील्ड, ठीक है? अब यहाँ से जो जनरेट हुई हुई पावर गई है, यहाँ से जो आपकी पावर जनरेट हुई है बेटा, यही तो करंट इसमें जाएगी, आई एस एच, है ना? और बेटा इसका मान क्या है? आर एस एच। तो बस पावर का मान क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर एस एच इंटू दिस। तो बेटा इसका मान क्या हो जाएगा? आर एस एच, यानी कि शंट में जाने वाली धारा। ये देखो इधर, शंट में जाने वाली धारा इंटू क्या? प्रतिरोध इसका, ठीक है? यहाँ पर सर आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? तो बेटा मैंने वही फॉर्मूला लगाया, पी बराबर आई स्क्वायर आर, ठीक है? और ये भी किसमें होगी? वाट में होगी, ठीक है? समझ गए? बहुत अच्छे। अच्छा सर, इसके अलावा और कोई वाइंडिंग होती है? अरे बेटा सीरीज मोटर में सीरीज वाइंडिंग नहीं होगी। इधर आओ, कि मान लो मोटर ये नहीं हो कि मेरे पास ये वाली मोटर है। ये कौन सी मोटर बताई थी मैंने? सीरीज मोटर, है ना? हाँ, बहुत अच्छे। तो बेटा इस सीरीज के अंदर कौन सी करंट जाएगी? ये करंट जाएगी आर एस सी, है ना? और ये है बेटा सीरीज वाइंडिंग, तो इसकी हानि होगी। तो अगला जो तीसरा है मेरे पास, वो क्या? ज्यादा हानि होगी, कम होगी? सोच के बताओ। चलो आपने सोच लिया होगा, अब मैं बताता हूँ। मुझे बताओ, यही करंट को आगे लोड पर जाना है, तो अगर इसी से जाना है तो इसका प्रतिरोध कम रखोगे कि नहीं रखोगे? कम रखोगे। तो बेटा इसका मान बहुत कम होता है। तो लिखना, इस प्रकार की हानियों का मान, इस प्रकार की हानियों का मान कम होता है। तो पूछा जा सकता है बेटा ज्यादा किसमें होगा? तो शंट में ज्यादा होगा ना? हानियों का मान बेटा क्या होता है? कम ही होता है। अब कम कितना होता है? 1 से 2% कम होता है, ठीक है? बहुत अच्छे। चलिए सर, इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं? मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, इस प्रकार की हानि का मान कम क्यों होता है? क्योंकि इसका इसका प्रतिरोध भी कम होता है। प्रतिरोध भी क्या होता है बेटा? कम होता है, कम होता है। अब देखिए बेटा इसका मान क्या होता है? इसका मान क्या होता है? चलिए अब मुझे बताओ, इसके अंदर धारा कौन सी जाएगी? आई स्क्वायर, ठीक है? तो बेटा इसके अंदर धारा जाएगी आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर ऐसी, यानी कि धारा किसकी? सीरीज की।
और इनटू क्या करोगे बेटा, आर सीरीज वाट। ठीक है, हाँ, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है सर? फॉर्मूला तो लॉस का एक ही होता है, आई स्क्वायर आर, है ना, यानी कि सीरीज की धारा और सीरीज की करंट। ठीक, चल बहुत अच्छे। अब सर मैंने आपने कल बताया था कि जब स्पार्किंग को कम करने के लिए अपन इंटरपोल लगाते हैं तो बेटा इंटरपोल के ऊपर भी वाइंडिंग होती है, तो इंटरपोल की शक्ति मेरा चौथा मान है। तो चौथा क्या होगा बेटा, इंटरपोल की शक्ति। चौथा क्या है, चौथा क्या होता है बेटा, इंटरपोल शक्ति। इंटरपोल शक्ति यानी कि इंटरपोल के कारण होने वाली शक्ति का मान क्या होगा? तो बेटा इसका मान भी कम होता है क्योंकि ये आर्मेचर की सीरीज में होती है ना। तो बेटा इसका लिखो, इसका मान भी, इसका मान कितना होता है? तो इसका मान लिख दो बेटा, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा क्या हो जाएगा, अब मुझे बताओ इंटरपोल में कौन सी धारा जाती है? तो इसमें भी क्या जाती है बेटा, आर्मेचर धारा ही जाती है। कल बताया था मैंने, है ना, हाँ, तो आर्मेचर धारा ही जाती है, याद आया? इसलिए बेटा लाइन से पढ़ा करो चीजों को, आर्मेचर धारा जाती है। अब बताओ इसके अंदर धारा कौन सी जाएगी? यही सर आर्मेचर की धारा जाएगी। और आर किसका लोगे? इंटरपोल का लोगे। ठीक है, समझ गए? हाँ, ये भी किस में आएगी बेटा? वॉट में आएगी। ठीक, चलो ये हो गया आपका मान, यानी कि आर्मेचर की सीरीज में होता है, थोड़ा सा कनेक्शन उल्टे होते हैं ना बस, लेकिन धारा सेम जाती है इंटरपोल में। आइए, इसलिए आइए ले लिया और आर इंटरनल ले लिया। ठीक है, हाँ बेटा एक चीज और भी होती है, आपको पता हो तो, ब्रश। ब्रश किसके बने होते हैं? कार्बन। और बेटा कार्बन में भी लॉस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लिखो बेटा, एक लिखो ब्रश संपर्क प्रतिरोध। पांचवा कौन सा है? ब्रश संपर्क, ब्रश संपर्क प्रतिरोध, यानी कि ब्रशों के कारण होने वाली ताम्र हानियां कौन कौन सी होती है? क्योंकि ब्रश के रूप में भी आप कॉपर लेते हो ना बड़ी मशीनों में। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है बेटा, तो इसके लिए क्या होता है? सामान्यतः अपन डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा, इसके लिए सामान्यतः जो ड्रॉप होता है ना, सामान्यतः इसके लिए बेटा इसका पूछा जाता है ड्रॉप कितना होता है। तो बेटा ध्यान रखना, सामान्यतः इसका जो ड्रॉप होता है ना, ड्रॉप को क्या बोलते हैं बेटा? विभवपात बेटा कितना होता है? 0.5 प्रति 0.5 क्या? 0.5 वोल्ट प्रति कार्बन ब्रश होता है। बस ये पूछा जाएगा, कार्बन ब्रश होता है, ये नॉर्मली पूछा जाता है बेटा। ठीक है, कितना होता है? तो 0.5 होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बेटा, अगर मान लो कहीं कहीं पे अपन को क्वेश्चन में देता है ना, तो 1 ओम भी दे तो आप मन लगा देना। ठीक है, 1 वाट, लेकिन नॉर्मल कितना होता है? 0.5 प्रति कार्बन ब्रश रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये अपने के 5 प्रकार की क्या हो गई बेटा? शक्तियां हो गई। ये लो, पहली क्या हुई आपके पास? ताम्र शक्ति, जिसमें क्या होता है? इसको वैद्युतिक शक्ति कहते हैं। कितनी होती है? तो ये पहली 30 से 35% होती है आर्मेचर वाली। ठीक है, शंट में कितनी होती है? 20 से 25%। सीरीज फील्ड की क्या होती है? कम। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध भी इसका होता है कम। इंटरपोल में क्या होता है बेटा? आर्मेचर करंट यूज में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि आर्मेचर वाली तो वाइंडिंग होती है। ठीक है, और ब्रश में क्या होता है बेटा? 0.5 प्रति ब्रश की खपत होती है। ठीक है, अब दूसरा है बेटा आपके पास लोह हानियां। ये देखो, ए मैंने कंप्लीट करा दिया, ताम्र हानि। अब पढ़ेंगे बेटा बी, लोह हानि क्या होती है। ठीक है, चलो अब है बी, लोह हानियां। आपको नाम से नहीं पता चल रहा बेटा? लोह हानियां यानी कि लोहे के अंदर, क्या ये फिक्स हानियां होगी? बिल्कुल ये फिक्स हानियां होगी। तो यहाँ पे लिख दो बेटा एक चीज और, सामान्यतः यह कौन सी हानि होती है बेटा? परिवर्ती हानियां होती है, यानी कि इसका मान परिवर्तित होता है, परिवर्ती हानियां होती है। कौन सी? तांबे वाली हानियां होती है। ठीक है, और बेटा लोह हानियां क्या होती है? यह हानियां सामान्यतः स्थिर होती है। यह हानियां सामान्यतः बेटा क्या होती है? स्थिर हानियां होती है, स्थिर प्रकार की होती है, प्रकार की होती है। यह हानियां क्या होती है बेटा? सामान्यतः स्थिर प्रकार की होती है। ठीक है, अब ये होती किसमें? ठीक है, जैसे आपके आर्मेचर कहाँ यूज करोगे? आप मुझे बताओ। सॉरी, आप लोहा कहाँ का यूज करोगे? एक तो आप करोगे आर्मेचर में, बहुत बढ़िया, और एक क्या करोगे बेटा? जहां फील्ड करेंगे ना, फील्ड वाइंडिंग, उसके कोर के अंदर। इधर जो आपने फील्ड बनाई ना बेटा, इसमें जहां पे इसके ऊपर वाइंडिंग करोगे, तो ये फील्ड किसकी है बेटा? लोहे की है कि नहीं? तो बेटा एक तो हानि होगी इसके ऊपर, बहुत अच्छे, और एक बेटा जिसके ऊपर ये आर्मेचर वाइंडिंग होगी ना, उस कोर के ऊपर, है ना। तो आप क्या समझे कि फील्ड वाइंडिंग के कोर तथा आर्मेचर वाइंडिंग के कोर पर कैसी हानियां होती है? लोह हानियां होती है। समझ गए? तो लिखो बेटा, फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग वाइंडिंग पर वाइंडिंग पर तो ताम्र होती है, तो वाइंडिंग के कोरों पर, किस पे बेटा? कोर पर। ये कोर है ना, ये कोर पर होने वाली हानियां क्या कहलाती है बेटा? लोह हानि कहलाती है, लोह हानि कहलाती है। ठीक है, समझ गए? बहुत शाबाश। ठीक, चलिए, अब ये कितने प्रकार की होती है? तो मैं मैग्नेट में आपको अच्छी तरह पढ़ा चुका हूं, है ना। एक बार फिर भी आप पढ़ लो। ठीक है, तो यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एडी और हिस्टेरेसिस। तो यह हानियां मुख्यतः, यानी कि मेनली, मुख्यतः बेटा क्या होती है? 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है हिस्टेरेसिस हानियां और दूसरी होती है एडी करंट हानियां। तो लिखो बेटा, पहली किस प्रकार की होती है? ए, पहली क्या होती है बेटा? हिस्टेरेसिस हानियां, हिस्टेरेसिस हानियां। और दूसरी क्या होती है बेटा? दूसरी होती है लोह हानियां, अहो भंवरधारा हानियां, भंवरधारा हानियां। ठीक है, अब एक एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
ठीक है, चलो अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहली समझते हैं बेटा ये हिस्टेरेसिस हानि क्या होती है। आओ, वैसे तो आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो पहली क्या है बेटा, हिस्टेरेसिस हानियां। हिस्टेरेसिस हानियां, ठीक है, आओ हिस्टेरेसिस हानियां क्या होती है, आओ जानते हैं। ठीक है, तो लोह चुंबकीय पदार्थों को देखो, मेरी बात सुनो, आपने इसमें क्या यूज किया मशीनों में, इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसको बार बार चालू करते हो तो मैग्नेटिक होती है, फिर वापस डीमैग्नेट होती है, फिर वापस चालू करते हो तो मैग्नेट होती है। तो लिखो बेटा, क्योंकि क्योंकि विद्युतिक मशीन है, वैद्युतिक मशीन है, सामान्यतः सामान्यतः कैसी होती है बेटा, सामान्यतः कैसी होती है, विद्युत चुंबक की होगी, विद्युत चुंबक की होती है, विद्युत चुंबक की होती है, की होती है। अतः अतः उसे बार 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 डीमैग्नेटाइज, उसे बार बार क्या करने पर बेटा, विचुंबकित करने पर, विचुंबकित को क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइज, बार बार विचुंबकित यानी कि डीमैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज करने पर बेटा क्या होता है, आपकी हिस्टेरेसिस हानियां होती है, हिस्टेरेसिस हानियां होती है। ये मैं आप सबको पढ़ा चुका हूं, एक बार वापस आपने देख लिया। ठीक है, बार बार उसको विचुंबकित करने के कारण होने वाली हानियां। ठीक है बेटा, अब इसका मान क्या होता है, तो इसका मान वापस रिवाइज कर लो बेटा। WH का मान क्या होता है, नीटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टीमेंस कांस्टेंट। नीटा क्या होता है बेटा, स्टीमेंस कांस्टेंट, है ना। हाँ ठीक है, और सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 0.01, इसलिए बेटा सारी चीजें पढ़ो। ठीक है, और बी का मान क्या होता है, अधिकतम फ्लक्स है ना, तो उसका मान होता है 1.6 F इंटू वी, जहां पर फिर से याद करा दूं बेटा, वी क्या है आपका, आयतन है, वॉल्यूम है। ठीक है, और ये पूरा मान किसमें होता है, वाट में होता है। लो ठीक है, तो ये है बेटा हिस्टेरेसिस हानियां। अब जितना मान नीटा का कम होगा ना बेटा, उतनी ही मेरी हिस्टेरेसिस हानियां कम होगी। ठीक है, अब लिखो बेटा यहाँ पर एक पॉइंट, अतः अतः कोर को बनाने के लिए, कोर को बनाने के लिए सामान्यतः सामान्यतः बेटा क्या, सिलिकॉन मिलाया जाता है, सिलिकॉन मिलाया जाता है, मिलाया जाता है ताकि क्या हो बेटा, हिस्टेरेसिस हानियां कम हो। हिस्टेरेसिस यानी कि शैथिल्य, हिस्टेरेसिस का मतलब क्या है बेटा, शैथिल्य हानि कम हो, हानि कम हो। ठीक है, हाँ इसका कारण क्या है बेटा, क्योंकि सिलिकॉन के लिए बेटा आपका जो शैथिल्य गुणांक होता है ना नीटा, इसका मान कितना होता है, 0.01 होता है। ठीक है, हाँ अब देखो सिलिकॉन के लिए इतना हो जाएगा। अब देखो जहां पर भी मेरा हिस्टेरेसिस हानियां होगी ना, देखो ये समानुपाती होता है नीटा, अब इसका मान अगर कम है तो बेटा हिस्टेरेसिस हानियों को भी घटाया जा सकता है। ठीक है, इस कारण ये नीचे का निशान का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, और अगर कहीं मैं ऊपर का निशान लगाऊं तो इसका मतलब क्या होता है, अधिक है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना बेटा, तो अगर ये कम है तो ये भी कम हो जाएगा। इस कारण क्या होता है बेटा, शैथिल्य ह्रास भी कम होता है, शैथिल्य हानियां भी कम होती है, हानियां भी क्या होती है बेटा, कम होती है, कम होती है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर, क्लियर बेटा। दूसरे प्रकार की हानियां कौन सी होती है, यांत्रिक हानियां। आओ दूसरा कौन सा होता है, ओहो एडी रह गया, एडी हो गया। अब दूसरा होता है हिस्टेरेसिस हानियां। दूसरी कौन सी है बेटा, हिस्टेरेसिस हो गया, तो कौन सी बची है, भंवर धारा हानियां। कौन सी बेटा, एडी करंट हानि, एडी करंट, एडी धारा हानियां। ठीक है, एडी धारा हानियां, इसे क्या बोला जाता है बेटा, इसे भंवर धारा हानियां भी कहते हैं। इसे इसे नंबर क्या लगाया था इसका, ओहो पहला हो गया, दूसरा भंवर धारा। ठीक है, बहुत सही। तो दूसरा क्या होता है, इसे भंवर धारा। अब इसको भंवर धारा क्यों बोलते हैं, मैंने मैग्नेट पढ़ाया था ना, ध्यान रखना। इसे भंवर धारा हानियां, क्योंकि ये भंवर के रूप में होती है, भंवर धारा हानियां भी कहते हैं। ठीक है, इसको खोजा किसने था, फकॉल्ट ने। ठीक है, कहते हैं इसे भंवर धारा हानियां भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सही। अब ये होती क्या है बेटा, आर्मेचर में जब ईएमएफ उत्पन्न होता है ना, तो कोर में विपरीत दिशा में क्या होता है, बेटा धारा उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं भंवर धारा हानियां। देखो बेटा ये आपका क्या है, आर्मेचर है, इस आर्मेचर में क्या उत्पन्न हो गया, ईएमएफ उत्पन्न हो गया, प्लस माइनस ईएमएफ उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब जब इस पे जब लोड लगाते हैं ना, तो बेटा इसके विपरीत दिशा में एक धारा चलती है, बेटा इस धारा को क्या बोला जाता है, भंवर धारा हानियां बोला जाता है। ठीक है, तो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होने पर, ईएमएफ उत्पन्न होने पर उसमें विपरीत दिशा में धारा प्रवाह होता है, उसमें एक विपरीत दिशा में बेटा क्या होता है, धारा प्रवाह होता है, धारा प्रवाह होने लगता है, प्रवाह होता है जो कि क्या करता है बेटा, विरोधी नेचर का होता है, विरोधी प्रभाव का होता है, विरोधी प्रभाव का होता है या होती है। इसे ही यानी कि इस धारा को क्या बोला जाता है बेटा, इस विरोधी धारा को क्या बोला जाता है, भंवर धारा हानियां। इस विरोधी धारा को क्या बोला जाता है बेटा, भंवर धारा हानियां बोला जाता है, भंवर धारा हानि कहा जाता है। ठीक है, और बेटा इसके लिए मैं क्या करता हूं, लेमिनेशन। क्यों करता हूं, देखिए बेटा इसका गणितीय सूत्र क्या होता है, ये लो बेटा। अब भंवर धारा हानियों का गणितीय सूत्र क्या होता है, मानो बेटा ये क्या है, पीई, बेटा इसका गणितीय सूत्र होता है बी स्क्वायर एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर, क्या वाट।
ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बी हम ज्यादा रखते हैं तो बेटा क्या होता है टी, यानी कि इसके लिए में क्या होता है बेटा पी समानुपाती क्या होता है टी स्क्वायर, और टी मतलब क्या होता है बेटा मोटाई या थिकनेस, मोटाई या थिकनेस, थिकनेस, ठीक है। अब देखो बेटा अब इसकी थिकनेस को कम करना है, यानी कि पहले मेरा इतना बड़ा कोर था, अब मुझे इस कोर को बदल के मुझे ऐसे छोटे 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 कोर में बांटना है, तो बेटा इसे क्या कहते हैं लैमिनेशन, क्या कहते हैं लैमिनेशन, ठीक है। अतः अतः मोटाई को कम करने के लिए, मोटाई को कम करने के लिए, कम करने के लिए, करने के लिए क्या की जाती है बेटा कोर को लैमिनेट किया जाता है, कोर को लैमिनेट किया जाता है, लैमिनेट किया जाता है, ठीक है। और थिकनेस का मान कितना रखा जाता है, अतः अतः इस लैमिनेशन की मोटाई कौन सी जो अभी किया ना ये वाली लैमिनेशन बेटा, इस लैमिनेशन की मोटाई बेटा कितनी रखी जाती है, कम रखी जाती है, कम रखी जाती है। अब कम के बीच में आप मान लिख दो 0.35 mm से लगाकर कितनी होती है 0.5 mm होती है, मतलब कम ही रखते हैं, रखी जाती है, ठीक है। हाँ क्योंकि देखो बेटा ये 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो और मान कम हो जाएगा, देखो जैसे कि पी है समानुपाती बेटा क्या है 1/2, इसको मैंने 1/2 ले लिया, ठीक है। और ये क्या है बेटा इंटू 10 की घात माइनस मिली क्या होता है 10 की घात माइनस 3। अब देखो बेटा जब स्क्वायर करोगे ना तो देखो ये हो जाएगा 1/4 और ये क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस 6, कम होगी ना स्क्वायर करने पर, तो देखो यानी कि ये भी घटी तो साथ में एडी करंट भी घटा, समझ में आया, तो स्क्वायर करोगे तो और मान कम हो जाएगा, समझ गए, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ तो बेटा अब इसके बाद हम अगले वीडियो के अंदर एक और बची है तीसरी यांत्रिक हानियां, उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। जैसे जैसे आप थिकनेस घटाओगे वैसे वैसे इसकी मान भी घटेगा, घटा के नहीं घटा। अब एक और बची है यांत्रिक हानि, उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका बेटा कोर को लेमिनेट किया जाता है, कोर को लेमिनेट किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है, ठीक है। और थिकनेस का मान कितना रखा जाता है, अतः अतः इस लेमिनेशन की मोटाई कौन सी जो अभी किया ना ये वाली लेमिनेशन बेटा, इस लेमिनेशन की मोटाई बेटा कितनी रखी जाती है, कम रखी जाती है, कम रखी जाती है। अब कम के बीच में आप मान लिख दो 0.35 mm से लगाकर कितनी होती है 0.5 mm होती है, मतलब कम ही रखते हैं, रखी जाती है, ठीक है। हाँ क्योंकि देखो बेटा ये 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो और मान कम हो जाएगा, देखो जैसे कि पी है समानुपाती बेटा क्या है 1/2, इसको मैंने 1/2 ले लिया, ठीक है। और ये क्या है बेटा इंटू 10 की घात माइनस मिली क्या होता है 10 की घात माइनस 3। अब देखो बेटा जब स्क्वायर करोगे ना तो देखो ये हो जाएगा 1/4 और ये क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस 6, कम होगी ना स्क्वायर करने पर, तो देखो यानी कि ये भी घटी तो साथ में एडी करंट भी घटा, समझ में आया, तो स्क्वायर करोगे तो और मान कम हो जाएगा, समझ गए, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ तो बेटा अब इसके बाद हम अगले वीडियो के अंदर एक और बची है तीसरी यांत्रिक हानियां, उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक